part percentage weight by weight, fourth part percentage weight by volume. Percentage weight by volume. बढ़िया मौसम हो रखा है यार बोकारो में, क्या तुम लोग पढ़ाई लिखाई करा, जाकर याशी करो, बाहर घूमो फिरो, नहाओ हो मस्त एकदम यार, घर वालों से पकौड़ी बनवा कर खाओ। अच्छा मौसम है, लॉकडाउन है यार, तुम लोग क्लास कर रहा है, खुद भी क्लास कर रहा है, हमसे भी क्लास करवा रहा है। सर आपके ही टाइम टेबल दिए हैं ये वाला। तो हमको क्या मालूम था, हम वेदर फोरकास्ट थोड़े ना यूज करके टाइम टेबल बना रहे हैं, हम तो बस टाइम टेबल बना रहे हैं। सर गूगल पे देख लेते हैं। रुक तेरे को लगाते हैं इस काम पे, अगले वीक से तू बताएगा गूगल के हिसाब से कब कब बारिश होने वाला है, तब तो तुम्हारा क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। नालायक है एकदम। बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करो, और संचिता तुम स्क्रीन पे हम तुमको फॉर्मूला दिखा रहे हैं, फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है? या तुम्हारे लिए हम फॉर्मूला नीचे मेंशन कर दे रहे हैं। यस सर। बाकी दिमाग लगा के देखो। जैसे एक तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट वॉल्यूम वाला पार्ट लीटर के टर्म में होगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तीसरा, मोल फ्रैक्शन होता है एक टर्म, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में केवल पूरे मिक्सचर में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा। और उसके अलावा फोर्थ पार्ट हम लोग का परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि नॉर्मली हम लोग ग्राम में लेके चलेंगे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी हम लोग ग्राम में लेके चलेंगे, यूनिट सेम रहेगा, इनटू 100। ये चार फॉर्मूला नोट करो और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताते हैं। क्वेश्चन ऊपर चला गया। क्वेश्चन तो ऊपर लिखना है बस, ये तो बाकी अपने पार्ट से कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। और इन सब के बाद एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट लेके चलते हैं हम लोग ग्राम के फॉर्म में, लेकिन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और ऊपर अगर ग्राम है तो नीचे ml लेके चलेंगे, ऊपर अगर किलोग्राम होता है तो नीचे लीटर लेके चलते हैं। इस केस में परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सारे फॉर्मूले नोट करके रखो, एक क्वेश्चन बस देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद अगले क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर पाएंगे। सर हाँ सर आंसर आ गया। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा। चलो ध्यान दो, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि लास्ट क्लास में क्या बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद फिर तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे के 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है। जैसे सवाल में हम लोगों के पास अगर मोलैरिटी दे रखा होगा, तो उस केस में फिर हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान के चलेंगे। इन जनरल यही दो चीजें दे रखी होंगी, आइदर मोलैरिटी दे रखा होगा या फिर मोलैलिटी दे रखा होगा इन जनरल। और कुछ दिया है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें फॉर्मूला अप्लाई मत करना। मोलैरिटी अगर देगा तब उस केस में एजम्पशन लेके चलना, और एजम्पशन के बेसिस पे ही काम करना होगा। एजम्पशन लेके चलना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, मान के चल लेना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। मोलैलिटी दे रखा होगा तब उस केस में एजम्पशन लेके चलना कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg के बराबर है।
और इसके बाद फर्दर कैलकुलेशंस आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो उस चीज़ पे आते हैं। जैसे सबसे पहले पार्ट में हम लोगों का ऐसा मेंशन किया है, फॉर अ 2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन, मतलब 2M कैपिटल M मतलब 2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखा सॉल्यूशन का, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहला पार्ट, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम के फॉर्म में होगा। तो हम लोगों को मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए पहला चीज, और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। बट सवाल में कुछ नहीं दे रखा, हम लोगों के पास सवाल में मोलैरिटी दे रखा है और डेंसिटी दे रखा। तो हम लोगों को दोनों पार्ट पता करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी पता करें। तो पता करने का तरीका यही होगा कि हम लोग डेंसिटी को यूज करें, मोलैरिटी को यूज करें और इन सब वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। तो पहला पार्ट, अगर सवाल में मोलैरिटी दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम करके चलो कि हाँ वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है। तो इससे होगा क्या, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो सवाल में हम लोग के पास मोलैरिटी दे रखा है 2 के बराबर और CH3COOH दे रखा है वैल्यू। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इसको, इज इक्वल टू 2 मोलर, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हम लोग 1 लीटर मान के चल रहे थे, तो अपना कैलकुलेशन आसानी से यहाँ से निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन 2 मोलर इनटू वॉल्यूम 1 लीटर, इसका मतलब 2 के बराबर। और उसके बाद हम लोग यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ CH3COH। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, या वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर है और मोलर मास कितना है, तो पूरे CH3COH वाले पार्ट का मोलर मास 60 के बराबर होगा। 2 कार्बन मतलब 24 प्लस 4 हाइड्रोजन 26 और सॉरी 28 प्लस यहाँ पे 32, मतलब मोलर मास 60 के बराबर, मतलब टोटल मास 120 ग्राम के बराबर निकल के आ गया। तो 2-3 चीजें पता चल गई अपने को। पहला 1 लीटर सॉल्यूशन है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 2 के बराबर है और वेट ऑफ CH3COH वाला पार्ट 120 ग्राम के बराबर है। ये तो सबसे पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट निकालना क्या है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 के बराबर निकल के आ गया, ये काम आसान हो गया अपने लिए। और क्या चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हम लोगों को, ये तो नहीं आया अभी तक। तो हम लोग के पास सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा, और डेंसिटी का बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम लोग इस डेंसिटी को कंसिडर करके चले तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों ने 1 लीटर मान के चल रखा है, तो हम लोग का कैलकुलेशन यहाँ से आसानी से हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट सीधा 1 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होगा, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के बराबर दे रखा था, तो हम लोगों को वॉल्यूम भी 1 ml में चाहिए। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखा 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर मान के चले थे, इसका मतलब बेसिकली 1000 ml मान के चले थे। तो यहाँ से ml का पार्ट कैंसल आउट होगा, बचेगा अपने पास आंसर 1000 ग्राम के बराबर। लेकिन हम लोगों के पास अभी मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, जबकि फॉर्मूले में हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, हम लोगों को फॉर्मूले में सॉल्वेंट चाहिए होता है, वो भी किलोग्राम में। तो हम लोग के पास सॉल्यूशन का वेट मालूम है, इसको W से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉल्यूशन का वेट मालूम है, सॉल्यूट वाले पार्ट का वेट मालूम है, और बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके ही सॉल्यूशन बनाएगा। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट का वेट हम लोग के पास 1000 ग्राम के बराबर है, सॉल्यूट का वेट 120 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का वेट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 1000 माइनस 120 के बराबर वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 880 ग्राम के बराबर। अब हम लोगों को फॉर्मूले में मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, वो अपने पास अवेलेबल है। दूसरा सॉल्वेंट का वेट चाहिए था, वो भी अपने पास अवेलेबल है। तो पहला पार्ट हम लोग का जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 के बराबर था,
एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 880 के बराबर है, लेकिन यहाँ ग्राम दे रखा और हम लोग ग्राम लेके नहीं चलते हैं, हम लोग को किलोग्राम में काम करना होता है। मतलब 1000 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको ऊपर ले जाके 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में 2 डिवाइडेड बाई 880 इंटू 1000 कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा अपना 2.2 100 बाई 44, इसका मतलब 2.2 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर 2.2 मोलल सॉल्यूशन, अगर मोलैलिटी है तो हम लोग मोलल सॉल्यूशन आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। हाय रिताम्बरा, समझ में आया तुमको? Yes, sir. संचिता? Yes, sir. ओके, दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, बाकी लोग सुन लो थोड़ा, लास्ट क्लास का पार्ट भी रिकैप हो जाएगा। सेकंड वाले केस में मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, ठीक है। तो जब मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब CH3COH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल। तो CH3COH और एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर भी होता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कैलकुलेट किया था अभी ऊपर, 2 के बराबर आया था, जस्ट ऊपर यहाँ पे वैल्यू निकाला था 2 के बराबर, तो ये तो मालूम है हम लोग को पहले से। दूसरा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH 2 के बराबर, और H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग सॉल्वेंट के मास से निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट वाला पार्ट वाटर है बेसिकली, और सॉल्वेंट का जो मास है वो दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट 880, मोलर मास 18 के बराबर। तो यहाँ से आराम से 880 डिवाइडेड बाई 18 कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर है 36, और 18 जब ऊपर जाएगा तो 36 आएगा। 36 डिवाइडेड बाई 880 प्लस 36, इसका मतलब 916 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। 36 अपॉन 916, ये अपना मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए। ये सेकंड वाला पार्ट है, जिसको भी डिफिकल्टी होगा पूछ से जाना, और अदरवाइज फिर थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड वाले केस में फॉर्मूला दे रखा है परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने का। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब अभी जस्ट मेंशन किया था, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और दोनों ग्राम में लेके चलेंगे। अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम, ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी किलोग्राम। तो इस केस में वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर कहीं कैलकुलेट किया था 120 ग्राम के बराबर, और दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, इस बार हम लोग को सॉल्वेंट नहीं चाहिए। तो सॉल्यूशन तो हम लोग का 1000 ग्राम ऑलरेडी निकल के आ रखा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट 1000 ग्राम के बराबर है। तो आराम से 120 ग्राम बाई 1000 ग्राम इंटू 100, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 12% के बराबर वैल्यू होना चाहिए, 12% बाई वेट या 12% वेट बाई वेट। और लास्ट पार्ट दे रखा था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो इस केस में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में लेके चलेंगे इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो 120 मालूम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने शुरू ही किया था वहीं से। ये पार्ट हम लोग के पास क्वेश्चन में 1 लीटर का वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे, इसका मतलब ml में 1000 के बराबर का वैल्यू एज्यूम करके ही चल रहे थे। तो ये तो पहले से ही लेके चल रहे थे, मतलब अगर हम लोग 1000 ml सॉल्यूशन ले तो 1000 ml सॉल्यूशन में हम लोगों को 120 ग्राम CH3COH मिलता। तो 120 बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी वैल्यू 12% के बराबर आएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है सॉल्यूशन का, तो जितना वॉल्यूम उतना ही मास है। अगर मास और वॉल्यूम का रेशियो 1 के बराबर है, मतलब सॉल्यूशन में जितना मास लेंगे उतना ही वॉल्यूम दिखाई देगा हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर 1 ग्राम लेंगे तो 1 ml, 10 ग्राम लेंगे 10 ml, तब उस केस में ये दोनों आंसर सेम आएगा। परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है नीचे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये न्यूमेरिकली सेम ही हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम के बराबर है। बट अगर डेंसिटी 1 से अलग है तो ये दोनों वैल्यू कभी भी सेम निकल के नहीं आ सकते हैं। तो इस केस में परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। इन चारों पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कोई हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट का में से मतलब कैलकुलेशन सेम ही होगा? नहीं, हमेशा कैलकुलेशन सेम नहीं होगा। इसका जो आंसर बोला ना यहाँ पे, जैसे 12% और नीचे 12 है, तो सवाल में डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे रखा। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है? 1 ml लेंगे वॉल्यूम तो 1 ग्राम मिलेगा, 10 ml लेंगे तो 10 ग्राम मिलेगा, 1000 ml लेंगे तो 1000 ग्राम मिलेगा। तो जब वेट वाला पार्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम के बराबर है, तब उस केस में नीचे वेट का वैल्यू रखो या नीचे वॉल्यूम का वैल्यू रखो। जैसे ऊपर में 1000 रखा था तो नीचे भी 1000 ही आ गया था, तो इस केस में दोनों वैल्यू बराबर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं वैल्यू को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू को चेंज करेंगे, अपने आप दोनों वैल्यू डिफरेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, पता चल जाएगा। ये पार्ट अभी सेम है क्योंकि डेंसिटी सेम है, अदरवाइज सेम नहीं होता है। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राई करके देखो क्वेश्चन। फॉर अ 2 मोलल सॉल्यूशन, a 2 मोलल CH3COH सॉल्यूशन, इस बार मोलैरिटी के जगह पे मोलैलिटी देके चल रहे हैं हम लोग, और डेंसिटी नोट कर लेना सॉल्यूशन वाले पार्ट का 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड, पहला पार्ट इस बार मोलैरिटी निकालने बोल देते हैं। फर्स्ट पार्ट मोलैरिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा परसेंटेज वेट बाय वेट, चौथा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। और एजम्पशन क्या लेना है वो बता देते हैं। जैसे सवाल में अगर मोलैलिटी दिया तो मोलैलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी किलोग्राम में होता है। तो जब सवाल में मोलैलिटी देगा तब उस केस में ऐसा एज्यूम करके चलना होगा कि एजम्पशन वाले पार्ट में वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम के बराबर है, और यहाँ से फिर डेंसिटी को यूज करके, नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को यूज करके मास निकालो, दिस करो दैट करो। जो भी फॉर्मूले में जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उन सबको इस एजम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेट करो, मोलैलिटी के वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करो, और उसके अलावा डेंसिटी वाले पार्ट के बेसिस पे रिलेट करके देखो, ट्राई करके देखो सवाल, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ढंग से सारे वैल्यूज को रिलेट करना, क्या दिया है, एजम्पशन क्या लिए हैं, क्या रिक्वायर्ड है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो रिलेशन बस निकालने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं 3 4 5, अपने आप ये चीज समझ में आना शुरू कर जाता है। फिर हम लोग मोलैरिटी को परसेंटेज वेट बाय वेट से कैसे डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसलिए वही एक सिंगल फॉर्मूला होगा जो हम तुम लोगों को बोलेंगे याद रखने के लिए।
सवाल में पहले केस में मोलैरिटी निकालने बोला है, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। बट सवाल में कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा और वॉल्यूम भी नहीं दे रखा, तो दोनों निकालना तो पड़ेगा, वरना उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर कंसिडर करके चले तो उससे कुछ ना कुछ तो निकल के आना चाहिए। जैसे मोलैलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से काम करें, अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला मेंशन किया था, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सर 2 मिनट और दीजिए ना बस। चलो ले लो, बढ़िया है। बाकी लोग ट्राई करो फिर। सर हाँ ओके। बढ़िया, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। यार मानसून आ गया है ना इधर, अब मानसून आया तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा सबको, बड़ा दिक्कत है। सर हो गया, बन गया सर। ओके बन ओके। गया। चलो कुछ लोगों को हम हिंट देते, जिन लोगों से नहीं बना वो थोड़ा ट्राई करने इसके बाद भी। जैसे सवाल में मोलैलिटी दे रखा, उसका फॉर्मूला मालूम है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस केस में हम लोग पहले तो 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट मान के चल रहे थे, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो मोलैलिटी कितना दे रखा था, 2 के बराबर, और सॉल्वेंट का मास 1 kg के बराबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट CH3COH निकल के आ गया 2 के बराबर। और अभी जस्ट डिस्कस किया था ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट बेसिकली वेट ऑफ CH3COH वाला पार्ट आराम से 120 ग्राम के बराबर आएगा। ऊपर भी कैलकुलेट किया था, 2 नंबर ऑफ मोल्स 120 ग्राम। तो हम लोगों को जैसे सवाल में डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, तो उससे हम लोग को निकालना क्या है, मोलैरिटी वाले पार्ट के लिए वॉल्यूम निकालना है। मतलब अगर हम लोग मोलैरिटी के फॉर्मूले के हिसाब से काम करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग को निकालना वॉल्यूम है सवाल में, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं है अपने पास। हम लोग के पास सॉल्वेंट का मास एज्यूम करके चले थे, तो हम लोगों को सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। सॉल्वेंट का मास पता था हम लोगों को, ऊपर 100 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम लेके चले थे, और सॉल्यूट का मास कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 120। तो इस केस में सॉल्वेंट का मास प्लस जो सॉल्यूट का मास होगा, डेफिनेटली इन दोनों के ऐड अप करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लिया, सॉल्वेंट वाला पार्ट 1000 के बराबर था, सॉल्यूट का मास 120 ग्राम के बराबर था, 1120 ग्राम आ गया अपना आंसर।
तो अब हम लोगों को सॉल्यूशन का मास निकल गया है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, तो आराम से 1120 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई डेंसिटी दे रखा था क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर ml के बराबर। तो 1.2 ग्राम पर ml, ऊपर ग्राम है नीचे ग्राम पर ml है, तो अपना जो ग्राम का यूनिट है वो कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1120 डिवाइडेड बाई 1.2 ml। तो हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो पहला पार्ट हम लोगों को रिक्वायर्ड था मोलैरिटी, और मोलैरिटी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब आराम से ऐसा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH या मोलैरिटी ऑफ CH3COH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऊपर कैलकुलेट किया था 2 के बराबर 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1120 डिवाइडेड बाय 1.2। इस चीज़ को हम लोग ऊपर कर देते हैं या फिर नीचे ये भी रखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, डिवाइडेड बाय 1.2, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पार्ट को ऊपर उठा के ले जाते हैं, 2 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1120। कितना आएगा वैल्यू इससे? सर 2.2। यहाँ से भी 2.2 आ रहा है? यस सर। पक्का? सर अप्रॉक्स यस सर। मतलब हो सकता है, हमको नहीं मालूम आंसर क्या है, हम तो बस 15/7 आएगा फ्रैक्शन के हिसाब से। कितना? 15/7 फ्रैक्शन में। 15/7 का मतलब होगा 2.1 समथिंग आएगा, 2.14 ऐसा कुछ आ रहा है। चलो देख ही लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो 12 इंटू 2 मतलब 24, 24 डिवाइडेड बाई 112, और बाहर 10 दे रखा, तो इस केस में 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6, नीचे वाले पार्ट में 4 से कैंसिल आउट, 8 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 नीचे वाले पार्ट में 1 और 4, तो उसके हिसाब से 7, 15/7 आ रहा है। 15/7 का मतलब 2.14 होगा आंसर, ज़्यादा प्रिसाइजली 2.14 मोलर सॉल्यूशन आराम से बोल सकते हैं। पहले वाले पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अदरवाइज ऊपर का पार्ट अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ये स्टेप्स का तरीका ध्यान रखना है, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो इसको ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोगों के पास दिया क्या है और हम लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, उन सबको आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग चारों पार्ट को एक ही बार में कर रहे हैं तो इसीलिए लंबा लग रहा है ये चीज़, बट मेनली मोलैरिटी और मोलैरिटी के कन्वर्जन के लिए चीज़ चाहिए होगा। बाकी चीज़ों में जो चीज़ रिक्वायर्ड होगा केवल उसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है किसी भी स्टेप में। और अगर डाउट नहीं हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में बोला क्या था वैसे? मोल फ्रैक्शन निकालने बोला था, चलो ठीक है। किसके घर में ट्रेन चल रहा है भाई? रवि, नो सर। घर में ट्रेन चला रखा है क्या? नहीं नहीं। तो रौनक? नो सर। चलो ध्यान दो सेकंड वाले केस पे। जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा तो मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ऐसा लिख सकते हैं आराम से हम लोग। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH ऊपर 2 के बराबर था, याद है हमको, नीचे भी 2 के बराबर था, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है। तो H2O वाला पार्ट तो सॉल्वेंट है, और हम लोगों ने एजम्पशन ही लिया था कि सॉल्वेंट का मास 1 kg के बराबर होगा, ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अगर सॉल्वेंट वाला पार्ट 1 kg के बराबर है, मतलब बेसिकली H2O 1 kg के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट 100 हो गया, मोलर मास 18 के बराबर हो गया, तो वहाँ से अपना वैल्यू आएगा 2,
और ये 18 ऊपर जाएगा, 18 इधर भी आएगा, मतलब ओवरऑल 36 डिवाइडेड बाई 1036 के बराबर। ये अपना आंसर आ जाना चाहिए सेकंड वाले केस में। फिर उसके बाद थर्ड वाला पार्ट कैलकुलेट करने बोला है। नोट कर लो इस चीज को, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। पहले हम भारी क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल 2-3 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में बोला है परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के दोनों ग्राम में लेके चल लेंगे हम लोग। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दे रखा था, तो 120 ग्राम के बराबर, क्योंकि 2 मोल्स थे। और वेट ऑफ सॉल्यूशन जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था 1120 के बराबर, 1120 ग्राम वाला पार्ट सॉल्यूशन का वेट। तो अगर सॉल्यूशन का वेट 1120 ग्राम है तो कैलकुलेशन में 120 डिवाइडेड बाय 1120 इंटू 100 कर सकते हैं। तो ये पार्ट कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा, चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 3, नीचे वाले पार्ट में 4 से डिवाइड करें तो 8 और 2 और 8 28। फिर उसके बाद 4 से और डिवीजन पॉसिबल है 25, और नीचे वाले पार्ट में 7 आना चाहिए, तो 75/7 आ रहा है, मतलब 10.7 10.7 के अराउंड परसेंटेज निकल के आएगा 75/7। इसमें तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए होगा, आराम से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले केस में वेट बाय वॉल्यूम बोला है। तो यहाँ पे पहला पार्ट वेट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे ग्राम में, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे ml में 10/100। तो यहाँ के हिसाब से हम लोगों का वेट के बाद वॉल्यूम निकाला था ऊपर कहीं पे ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1120/1.2 के बराबर दे रखा है। 540/7 आना चाहिए इसका। आप देख लेते हैं। तो इस केस में 120 ग्राम डिवाइडेड बाई 1120 डिवाइडेड बाई 1.2 था और इंटू 100 कर सकते हैं, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ से 120 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1120 इंटू 100 कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में ऊपर 12 है, इसको भी हटा ही देते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करेंगे 3, नीचे वाले पार्ट में भी जस्ट ऊपर कैलकुलेशन किया था 28, यहाँ पे भी 3, यहाँ वाले पार्ट में 7, तो उसके हिसाब से 90/7 आ रहा है वैल्यू। 90/7 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 12.98 समथिंग, या 12.9 के अराउंड होना चाहिए वैल्यू, 12.9%। 12 इंटू 7 84 और 13 91, हाँ ठीक है, 12.9 समथिंग अराउंड आंसर होना चाहिए। अगर इन चारों पार्ट में कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो, जिसको भी दिक्कत होगा पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। सबसे डिफिकल्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक का। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 98% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 98% बाय मास या 98% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ट्राई करके देखो।
सर 12 हाँ m. चल सर 12 फॉर्मूला बताए थे क्या इसका हम? नहीं सर. नहीं बताए थे तो कैलकुलेट करके आंसर निकाला है कि फॉर्मूला से निकाला है? सर कैलकुलेट करके. इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिया, बहुत सही यार। सर इसमें डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है 98%. 98 इसका मोलिकुलर मास भी है हाँ इसलिए. मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए 98 दिया, बट अच्छी बात है, तेजी से कैलकुलेशन हो गया। तो बाकी लोग भी सोचो भाई, इन लोगों ने इतने जल्दी कैलकुलेशन किया तो बाकी लोग भी सोचो क्या चाहिए है फॉर्मूला में और क्या क्या दे रखा है, कैसे रिलेट करें चीजों को। एजम्पशन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, ये सवाल ने पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 98% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन और डेंसिटी दे रखा। तो अगर मान लो हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चले कि हम लोगों के पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, एजम्पशन ही लेके चल लेते हैं कि सॉल्यूशन 1 लीटर का है, तो उस केस में हम लोग का जो डेंसिटी है वहां से हम लोगों को सॉल्यूशन का मास निकल के आ जाएगा। मास इज इक्वल टू 1 लीटर का सॉल्यूशन मतलब 1000 ml इंटू डेंसिटी 1.2 के बराबर। तो यहाँ से 1200 ग्राम सॉल्यूशन का मास निकल के आ गया। और क्योंकि हम लोगों के पास 98% बाई वेट दे रखा है H2SO4, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो भी मास है उसका 98% H2SO4 होगा। तो वेट ऑफ H2SO4 will be equal to 98% of solution। मतलब आराम से 98 इंटू 1200 ग्राम डिवाइड बाई 100 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से वेट ऑफ H2SO4 निकल के आ गया। अब क्या चाहिए हम लोग को? तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए H2SO4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब 98 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से चीज़ हटा भी सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, कैलकुलेशन अपना थोड़ा आसान रहेगा। 98 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 98। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेके चले थे, और स्कूल में भी ये तरीका यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ दूसरा एजम्पशन लेके चलना होगा, स्कूल में एग्जैक्टली यही तरीका यूज कर सकते हैं। बस स्कूल में ये सारे स्टेप्स लिखने होंगे तुमको स्टेप बाय स्टेप। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना लिखना नहीं होगा, हम इतना लिख करके काम नहीं करेंगे, हम फटाफट उसको साइड साइड में कैलकुलेशन करके आराम से कैलकुलेशन करेंगे। तो 98 कैंसिल आउट होगा, बचेगा यहाँ से 12, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू, आराम से हम लोग 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मतलब 12 मोलर के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो अपना आंसर 12 निकल के आएगा। तो जब हम लोगों को एक ही पार्ट कैलकुलेट करना था, जैसे मान लो हम लोग को सवाल में केवल मोलैरिटी कैलकुलेट करना था, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इतने पार्ट को यूज नहीं करेंगे, मतलब सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सबका मास नहीं कैलकुलेट करेंगे। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतने से ही काम करेंगे। सवाल भी एक ही पार्ट का आएगा। हम लोग चारों पार्ट कर रहे थे तो इसलिए पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे, बट अदरवाइज इन जनरल सवाल एक ही पार्ट से रिलेट करके पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखने का है। अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर अब एक फॉर्मूला तुम लोग को बताएंगे जो तुम लोग को याद रखना है केवल इसी पार्ट के लिए। जब मोलैरिटी को और परसेंटेज बाय वेट को रिलेट करना होगा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसीलिए हम ये चीज मेंशन करते हैं तुम लोग को याद रखने के लिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मोलर मास, एम वाला पार्ट। इससे हम लोग आराम से पूरा का पूरा वैल्यू मोलैरिटी वाले पार्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें एक्स वाला पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, नीचे एम वाला पार्ट मोलर मास है, और उसके अलावा जो डी वाला पार्ट है ये अपना डेंसिटी होता है। तो सवाल में हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम वाले पार्ट को लीटर में कन्वर्ट करना होता है।
जबकि डेंसिटी इन जनरल ग्राम पर ml में दे रखा होता है। तो जब हम लोग ml से लीटर का कन्वर्जन कर रहे होते हैं तब उस केस में सब कुछ कटने के बाद ये 10 का फैक्टर आता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लेना, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx/m, जहाँ पे x परसेंटेज वेट बाई वेट है, m मोलर मास है, d डेंसिटी है। जैसे मान लो ऊपर वाले सवाल में कैलकुलेशन करते तो 10 इंटू डेंसिटी 1.2 दे रखा था, परसेंटेज वेट बाई वेट 98 के बराबर दे रखा था, और नीचे मोलर मास वाला पार्ट 98 के बराबर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 मतलब वैल्यू 12 मोलर आराम से निकल के आएगा। ये एक सर्टेन फार्मूला है जिसको याद रखना है तुम लोगों को, लेकिन इसके अलावा बाकी कोई फार्मूला याद मत रखना। बाकी केसेस में जनरलाइज करके ही कैलकुलेशन करना ताकि फार्मूला थोड़ा कम हो याद रखने को। फॉर्मूला नोट कर लो और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी तक जितने भी पार्ट्स पढ़ाए उन सब में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग पीयूएसी वाले पार्ट पे चलेंगे। पीयूएसी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस उसको यूज नहीं करना है हम लोग, उसको अवॉइड करके चलना है क्योंकि उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंपल है तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने में उस तरीके से, बट आदत खराब हो जाता है, तो आदत खराब नहीं करना है हम लोग को। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? तुम लोग को डाउट ही नहीं आता है जी, कल पढ़ाई करने में लगे पड़े हैं। एक सेकेंड, चलो पीओएसी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पीओएसी वाले पार्ट में जैसे एक तो सबसे पहला पार्ट यही है, पीओएसी का जो पूरा नाम है वो ध्यान रखना होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और नाम काफ़ी है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग एटम को कंजर्व करके चल रहे होते हैं। एटम को कंजर्व करने का मतलब क्या है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम हमेशा एक एलिमेंट का रहेगा ही रहेगा, रिएक्शन से पहले जितना था रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहने वाला है, कहीं कोई चेंजेस नहीं होने वाले होते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से, उसको ट्राई करके देखो। अगर मान लो हम लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा, ये पार्ट जब हीटिंग करते हैं तो डिसोसिएट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ CO2 बनता है। तो इस केस में अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोल बना या CO2 का कितना मोल बना, तो मान लो सवाल में ऐसा दे रखा कि कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का 2 मोल दे रखा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोल बनेगा? सर 2। क्योंकि रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो हर जगह पे कोफिशिएंट 1 के बराबर है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले पार्ट में 1:1 का रेशियो है। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट खत्म होगा उतना ही कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उतना ही CO2 बनेगा। तो अगर 2 मोल खत्म होगा तो 2 मोल बनेगा, 2 मोल खत्म होगा तो प्रोडक्ट भी 2 मोल बनेगा। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया हम लोगों को कि हाँ, हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स तो 2 के बराबर है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का, और ये हम लोग मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व कर लिए। बट जब पीओएसी करते हैं तो पीओएसी वाले पार्ट का मतलब ये होता कि रिएक्टेंट के साइड में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब में कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम जितना होता उतना ही पूरे प्रोडक्ट के साइड में, मतलब प्रोडक्ट के साइड में जहां कहीं भी कैल्शियम हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब रिएक्टेंट के साइड में कैल्शियम के एटम के नंबर, प्रोडक्ट के साइड के कैल्शियम के एटम के नंबर मस्ट बी सेम। या फिर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के साइड में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम। या फिर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में मस्ट बी सेम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट केवल एक ही जगह हो या फिर एक एलिमेंट केवल एक ही जगह हो। अगर 2 जगह तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन केवल एक जगह है बट प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन 2 जगह है, तो दोनों प्रोडक्ट के ऑक्सीजन का समेशन लेके चल रहे होंगे हम लोग,
जब हम लोग ऑक्सीजन के नंबर को काउंट करके चल रहे होंगे। तो करना क्या होगा, तो इस केस में ऐसा कर सकते हैं, लिखने का यह तरीका होता है, हम लोग POAC वाले पार्ट को किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम, तो हम वहाँ अप्लाइंग नहीं लिख रहे हैं, बट हर जगह बुक्स में ऐसा दे रखा होता है, अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम एटम। तो POAC अगर कैल्शियम पे अप्लाई करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम जो रिएक्टेंट के साइड में है, तो इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन द प्रोडक्ट साइड। बस हम लोग को ये चीज रिलेट करना है और ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है इसमें। तो जैसे इसमें एक चीज अच्छा क्या है, अच्छा है ये चीज, मतलब एक्चुअल में बहुत अच्छा चीज है ये, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं मालूम कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। तो अगर नहीं मालूम तो हम मान लेते हैं कि रिएक्शन वाले पार्ट में जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके x मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। हमको नहीं मालूम कितना हो रहा, मान लेते x है, बचपन से करते आ रहे, कुछ नहीं मालूम तो x मान लिया। और जब एक को x मान लिया तो दूसरे को क्या मानते हैं, बोल भी रौनक, एक को x मान लिया तो दूसरे के लिए क्या करें, So 2 minus x. 2 माइनस एक्स। बट बचपन में यही पढ़ा है, 2 माइनस एक्स। एक अननोन क्वांटिटी है तो उसको x माना, तो दूसरे वाले पार्ट को y मान लेंगे आराम से। तो बस x और y मान लो। अगर दो प्रोडक्ट है तो x और y, अगर एक प्रोडक्ट है तो x, अगर दो रिएक्टेंट है तो x y कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो चीजें हैं तो x और y मान के चलो, क्योंकि बैलेंस नहीं है इक्वेशन। हमको नहीं मालूम कि दोनों बराबर बन रहा है कि डिफरेंट बन रहा है, बस हम अननोन सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड कुछ बन रहा था, CO2 भी कुछ बन रहा था, हमको क्या मालूम, बस नंबर ऑफ मोल्स x और y मान लिए। अब करना क्या है, हम लोगों को कैल्शियम एटम का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में बराबर करना है। तो ढंग से अगर देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक कैल्शियम एटम है, तो एक CaCO3 के अंदर 1 कैल्शियम है, तो 2 के अंदर कितना होगा, 2 के बराबर। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग रिएक्टेंट के साइड वाले पार्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन द रिएक्टेंट साइड अगर रिलेट करना शुरू करे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन द रिएक्टेंट साइड आराम से 2 के बराबर निकल के आएगा। नीचे हम इसको लिख देते हैं 2 के बराबर। और इस चीज को रिलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट के साइड में कैल्शियम केवल कैल्शियम ऑक्साइड में था और उसमें भी एक ही था, तो एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एटम, तो x मोल वाले पार्ट में x मोल कैल्शियम एटम, तो आराम से प्रोडक्ट के साइड में इस चीज को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स के बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। मतलब हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स मान के चले थे कि कैल्शियम ऑक्साइड का x मोल बनेगा, वो x का वैल्यू 2 के बराबर निकल के आराम से आ गया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो सवाल में हम लोग कैल्शियम के ऊपर जब POAC अप्लाई किए तो वहां से हम लोग को x का वैल्यू निकल के आ गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो बना, ये चीज 2 के बराबर निकल के आ गया। सिमिलर टाइप से जब हम लोग मान लो कार्बन के ऊपर POAC अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम के ऊपर POAC अप्लाई किया था, तो बाकी एलिमेंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ट्राई करना सिंपल रखने के लिए रिएक्शन को कि जो एक ही एलिमेंट में कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कैल्शियम एक ही जगह है, यहाँ भी सॉरी कार्बन एक ही जगह है, यहाँ भी कार्बन एक जगह है, तो इस पे POAC अप्लाई करेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन पे अप्लाई करेंगे तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा, फिर कुछ ना कुछ 2 वेरिएबल बनेगा, 2 इक्वेशन चाहिए होगा, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेथड। तो क्या जब हम लोग कैल्शियम के ऊपर ये POAC अप्लाई किए तो कैल्शियम ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। जब कार्बन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर वैसा ही लिख सकते हैं इक्वेशन को हम लोग, POAC ऑन कार्बन। तो इस केस में क्या होगा, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट साइड। तो कार्बन एटम रिएक्टेंट के साइड में कितना था, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर दे रखा था, और एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होगा, 2 मोल में 2 कार्बन होगा, तो इस केस में 2 इंटू 1 एटम लिख सकते थे। जब प्रोडक्ट की बात करते तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 का नंबर ऑफ मोल्स y के बराबर है और CO2 में एक ही कार्बन एटम दे रखा है, तो इस केस में आराम से यहाँ पे y इंटू 1 के बराबर वैल्यू ले सकते थे। तो यहाँ पे y मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर निकल के आ गया।
तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला पार्ट भी 2 के बराबर आ गया और जो CO2 बनेगा वो भी पार्ट 2 के बराबर आ गया। तो हम लोग का आंसर अपना सॉल्व होके आ गया। तो जैसे ये तो है कि सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सोच रहे होंगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन तो डायरेक्टली बना सकते थे, तो पीओएसी क्यों अप्लाई कर रहे हैं। हम केवल पीओएसी समझा रहे थे, इसीलिए ये चीज अप्लाई करके दिखाया तुम लोगों को। अदरवाइज काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, बड़े रिएक्शन में ये कभी कभी अच्छे तरीके के जैसा फॉलो हो जाता है, इसमें ज्यादा मुश्किल निकल के नहीं आता, बैलेंसिंग नहीं करना पड़ता है हम लोग को, इस वजह से थोड़ा ये आसान होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना होता है बस पीओएसी में हम लोग किस तरीके से एटम के ऊपर एटॉमिक कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करके काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम लोग बैलेंसिंग करते थे ना बचपन में, एक्चुअली में ये वही चीज है। बैलेंसिंग करते वक्त हम लोग एटम्स को बराबर करते थे, तो एटम्स को बराबर करते वक्त हम लोग कोफिशिएंट निकाल के चलते थे, वही चीज आ रहा है बेसिकली एक्स और वाई, अगर ढंग से देखो तो। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेके चले थे, तो 2 रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट 2 और 2 आया। तो 2 रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट अगर 2 है, दूसरा प्रोडक्ट भी 2 है, इसका मतलब एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ये पार्ट 1-1 होगा, तो अपना बैलेंसिंग 2 के सामने 2 और 2 हो जाता। तो जब यहाँ 1 लेते कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 हो जाता और CO2 वाला पार्ट भी 1 हो जाता। तो जो हम लोग बैलेंसिंग करते आ रहे हैं बचपन से, है एग्जैक्टली वही चीज, बस नाम चेंज हो गया, एक स्टैंडर्ड नाम के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, कुछ नया चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर किसी को डिफिकल्टी इसमें तो पूछ लो, अगर डिफिकल्टी नहीं है तो इसको छाप लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। कोई भी डिफिकल्टी है तो पूछ लो। तुम लोग एवरेज मोलर मास बता दिया है ना क्लास में? यस सर। ओके, और वेपर डेंसिटी बता दिया है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो कोई टॉपिक बचा नहीं एम्पिरिकल फार्मूला के अलावा? चलो ठीक है। सर मास इक्विवेलेंट है सर। इक्विवेलेंट मास इसका पार्ट थोड़े ना, रिडॉक्स का पार्ट है भाई, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्मैलिटी सर। हाँ नॉर्मेलिटी, उसके लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो Yes. तभी जाके हम लोग उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। यही एक प्रॉब्लम है, जैसे इसलिए हम तुम लोगों को बोले थे एनावस्थी मत सॉल्व करना, क्योंकि लोग मोल कंसेप्ट में इस चीज को डाल देते हैं, तो तुमको ये लगता है कि ये हम नहीं पढ़े हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये पढ़ नहीं सकते, अभी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर आधा अधूरा पढ़ाई क्यों करेंगे उसमें। आधा आधा हम पढ़ा देंगे, फिर तुमको समझ नहीं आएगा, बाद में जब क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो बोलेगा सर ये समझ नहीं आ रहा। तो उसको रिडॉक्स में ही पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी में देखना, रिडॉक्स जो है वो शायद चैप्टर नंबर 8 है या चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर हमको ध्यान नहीं है। जब रिडॉक्स पढ़ेंगे तो उसी में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, रिएक्शन का बैलेंसिंग सीखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सीखेंगे, और वहां पे हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीखेंगे, नॉर्मेलिटी वाला पार्ट सीखेंगे, वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखेंगे। वो हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। इसलिए एन अवस्थी मत सॉल्व करना चैप्टर 1 में, उसको बाद में सॉल्व कर लेना, जैसे ही तुम लोग का रिडॉक्स होगा तब सॉल्व कर लेना, बट अभी सॉल्व मत करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्व करना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला काम है बुकलेट और वर्कशीट सॉल्व करना। तुमको जो बुक सॉल्व करना है करो, बट पहला काम बुकलेट एंड वर्कशीट, उसके बाद कहीं और जाना है। सेम चीज फिजिक्स में, सेम चीज मैथ्स में, पहला काम बुकलेट एंड वर्कशीट, तब जाके कोई और पार्ट सॉल्व करना है तुम लोगों को। नोट करो, इसको नोट करो, क्योंकि बुकलेट और वर्कशीट एक कॉमन चीज है जो सबके पास है, और उसमें तुम लोग क्वेश्चन देखना, तुम्हारे वर्कशीट वगैरह में सारे अच्छे अच्छे बुक्स के क्वेश्चन है, तुम्हारे एसी वर्मा क्वेश्चन तुमको वर्कशीट में मिल जाएंगे। जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स है, रिडोव हो गया फिजिक्स में, या फिर तुम्हारे एसी वर्मा हो गया, क्रोटोव हो गया, ये सारे, हेलिडे रेसनिक हो गया, इन सारे बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हम लोगों ने। केमिस्ट्री में जो भी स्टैंडर्ड बुक होता है, मैकमरी फे हो गया या फिर आसी मुखर्जी हो गया, सब के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए ऑलरेडी। सारे क्वेश्चंस नहीं डाल सकते, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डाल रखे हैं, तो उनके बाद भी अगर तुमको एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तब कोई दूसरे बुक में मूव करो, पहले ही पूरे बुक में सॉल्व करो, क्योंकि बुक में चीजें रैंडम दे रखी होती है, तुमको नहीं मालूम कि पहला क्वेश्चन हम पढ़े है कि नहीं पढ़े, तुमको लगेगा मेरे से नहीं बन रहा, बनेगा, लेकिन जब टॉपिक खत्म होगा तब तो बनेगा, जब वो टॉपिक कवर होगा तब तो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो बुक सॉल्व करो, बट पहले जो होमवर्क देते हैं बुकलेट और वर्कशीट में, पहले उसको सॉल्व करना है, तब उसके बाद जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो,
एक तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा उल्टा टाइप का। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन दे रखा, NH3 वाला पार्ट डिसोसिएट करके N2 प्लस H2 बना रहा। बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल में ऐसा मेंशन किया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड H2 obtained by 4 moles of NH3। सवाल अगर हम लोग मोल मोल एनालिसिस से सॉल्व करें तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा, मतलब बैलेंसिंग से करें तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा, लेकिन बैलेंसिंग नहीं करना है, पीओसी अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को इस चीज़ को यूज़ करना होता है। So, हाँ, so 2 and 6. अबे So sorry. तुम नहीं, डायरेक्टली नहीं, सॉल्व sir. कर दिया। So 6. हम पीओसी अप्लाई करने बोले ना। So PUC की sir. अच्छा, पीओसी अप्लाई करते वक्त रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस ये मान लो कि जो चीज़ बनाना है उसका मोल्स कितना होगा। तो इस बार भी दो प्रोडक्ट है, तो एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं। तो इस केस में NH3 वाले पार्ट का 4 मोल दे रखा, तो पहले हम लोग पीओएसी नाइट्रोजन पे अप्लाई कर देते हैं। जब नाइट्रोजन पे अप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट के साइड में एक ही कंपोनेंट है, अगर एक कंपोनेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है, मतलब एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन 1 डाल दिया है, तो 4 इंटू 1 विल बी इक्वल टू N2 के नंबर ऑफ मोल्स। N2 के नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है इंटू 2। तो यहाँ से number of atoms of nitrogen in the reactant side must be equal to number of moles of nitrogen in the product side। यहाँ से x वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर आएगा, मतलब बेसिकली number of moles of N2 2 के बराबर आएगा। अगर हम लोग PuSE वाला पार्ट हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में भी सेम चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब ये है कि 4 के अंदर 4 इंटू 3 के बराबर ले सकते हैं वैल्यू। तो 4 इंटू 3 एटम्स मस्ट बी इक्वल टू वाई इंटू 2, इसका मतलब यहाँ से वाई वाला पार्ट 6 के बराबर आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 के बराबर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाला पार्ट 6 के बराबर हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। संचिता कोई डाउट? No, sir. रिताम्बरा कोई डाउट? नहीं sir. विवेक कोई डाउट? No, sir. ओके, तरीका बहुत आसान है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि इक्वेशन को रिलेट कर रहे थे आपस में, यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं, 2 लाइन में आंसर आ रहा है, और हम तो क्योंकि समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं यहाँ पे पीओएसी और नाइट्रोजन। हम ये भी नहीं लिखेंगे, अगर हमको लिखना होता क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो इस चीज को हम स्किप कर देंगे, केवल ये इक्वेशन में एक्स वाई मानेंगे और ये पार्ट रफ में सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें कुछ गलती हो सकता है, क्या गलती हो सकता है उस चीज पे आते हैं। तो मान लो क्वेश्चन दे रखा H2 प्लस O2 H2O बना रहा, और सवाल में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O obtained if 2 moles of H2 and 2 moles of O2 are given या are taken। ट्राई करके देखो सवाल, और दोनों के हिसाब से करना, हाइड्रोजन के हिसाब से भी करना। जैसे अगर एक ही प्रोडक्ट निकालना है तो एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा, तो आइदर हाइड्रोजन पे पीओसी अप्लाई करो या फिर ऑक्सीजन पे पीओसी अप्लाई करो, आंसर दोनों में से कहीं एक से निकल जाएगा, दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए दोनों के ऊपर पीओसी अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करना, दोनों के ऊपर पीओसी अप्लाई करो।
जब तुम लोग को आंसर में बस एक छोटा सा पार्ट है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तुमको मालूम पड़ेगा क्यों ये तरीका आसान होते हुए भी अवॉइड करना है। 2 and 4 are 2 and 4 आ रहा है यस सर। यस सर, 2 and 4। है ना? और आसानी से निकल गया, बहुत सिंपल सा तरीका है, मतलब 1 मिनट के अंदर आंसर निकल गया सबका। पीओएसी हाइड्रोजन पे अप्लाई किया है, तो हाइड्रोजन पे क्या लिख सकते हैं, तो इसका 2 मोल दे रखा, तो 2 इंटू एटोमिसिटी 2 दे रखा, तो टोटल हाइड्रोजन के एटम्स 4 हो जाएंगे। और H2O का नंबर ऑफ मोल x मान लेते हैं, तो यहाँ से x इंटू हाइड्रोजन वाला पार्ट अभी भी 2 के बराबर है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा। इसका मतलब H2O के नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर होंगे। लेकिन जब हम लोग POSE हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन पे लगाते हैं, तो ऑक्सीजन पे मतलब क्योंकि हम लोग एटम ले रहे हैं तो यहाँ H2 लिखना गलत होगा, POSE होना हाइड्रोजन केवल H एटम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी 2 के बराबर है और उसका एटोमिसिटी भी 2 के बराबर है। H2O के नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है और इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, तो x इंटू 1, तो यहाँ से आंसर वाला पार्ट 4 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक तरफ से आंसर 2 आ रहा है और दूसरी तरफ से 4 आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। कुछ गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी क्या है, तो इस केस में अगर ढंग से देखो बैलेंसिंग करके, तो लिमिटिंग H2 रिएजेंट हाँ H2 और O2 जब रिएक्शन करेगा H2O बनाएगा, तो इस केस में 2H2O का फॉर्मेशन करेगा 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन करने पे, मतलब कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑक्सीजन में 1 है और H2O में 2 है, मतलब H2 और O2 2:1 रिएक्शन ये मोलर रेशियो में रिएक्शन करेंगे। जब H2 का 2 मोल खत्म होगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल खत्म होगा, लेकिन सवाल में दोनों के 2-2 मोल दे रखे हैं, तो जब H2 का 2 मोल खत्म होगा तो ऑक्सीजन का 1 ही मोल खत्म होगा। इसका मतलब यहाँ ज्यादा दे रखा है वैल्यू, तो जब हम लोग एक वैल्यू कम दे रखे, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, एक रिएक्टेंट कम है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सॉरी ये नहीं, उल्टा उल्टा बोल दिया, ऑक्सीजन वाले पार्ट का तो 1 ही मोल खत्म हुआ जबकि हाइड्रोजन का दोनों खत्म हो गया, तो इस केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट कम पड़ गया, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन के दूसरे मोल से रिएक्शन कराते तो 2:1 रिएक्शन, मतलब 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, या फिर 1 मोल अगर 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा तो 2 मोल 4 के साथ रिएक्शन करना चाहिए था, ये बोलने का एक तरीका हो सकता था। तो ऑक्सीजन का तो 2 मोल दे रखा, बट इससे रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन के 4 मोल चाहिए, बट दे कितना रखा है 2, इसका मतलब जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो जिस टाइम पे हाइड्रोजन खत्म हो गया उसके बाद रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, मतलब 2 रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन कैसे हो पाएगा? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के हिसाब से हम लोग रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, जैसे ही हम लोगों के हाइड्रोजन का 2 मोल खत्म होगा तो ऑक्सीजन अवेलेबल होते हुए भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो हम लोग का रिएक्शन रुक जाएगा और ऑक्सीजन का 1 मोल हम लोग के पास बच जाएगा। जब हम लोग पीओएसी अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं सोचे चलते हैं, हम लोग पीओएसी में बस ये सोचते हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन हो गया, अगर हाइड्रोजन लिए तो कम्प्लीटली प्रोडक्ट मिल गया, अगर ऑक्सीजन लिए तो भी कम्प्लीटली प्रोडक्ट बन गया। तो हम लोग हाइड्रोजन पे पीओएसी अप्लाई करें या ऑक्सीजन पे पीओएसी अप्लाई करें, हमेशा एक चीज हम लोग मान के चलते हैं, कम्प्लीटली सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक केस लिमिटिंग रिएजेंट का है तो लिमिटिंग रिएजेंट में कभी भी दोनों रिएक्टेंट खत्म नहीं होते हैं, जो ज्यादा होता है वो बचेगा ही बचेगा। तो हम लोग पीओएसी में ये चीज कंसिडर करके नहीं चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से 2 अलग अलग आंसर निकल के आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन, और पहले ही भी बोला था, लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, और लिमिटिंग रिएजेंट में पीओएसी फेल कर जा रहा है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट में पीओएसी फेल कर रहा है और हमेशा पीओएसी वाले पे सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही सवाल पूछा जाता है, तो हम क्यों ये तरीका फॉलो करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो हड़बड़ी में काम कर देंगे, गलती होगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम लोग पीओएसी फेल्स इन द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसीलिए हम लोग पीओएसी तरीका सिंपल होते हुए भी अवॉइड करके चलेंगे, मतलब है बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अवॉइड करके चलेंगे। ये एक पॉइंट का ध्यान रखना ही रखना होता है। और दूसरा, एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं।
in a series of reactions, if intermediate steps are not given, in a series of reactions, if intermediate steps are not given, then only use POSE for calculations. अगर मान लो ऐसा दे रखा कि रिएक्टेंट ए है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, इनफैक्ट ये बी सी डी सब गायब दे रखा है, बस बोल रखा है कि हम लोग के कुछ कुछ रिएक्शंस हुए और रिएक्शंस होने के बाद प्रोडक्ट बना, और उसमें ऐसा दे रखा होगा कि एक पार्टिकुलर एटम, कोई भी एक एटम कंप्लीटली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इस पार्टिकुलर टाइप का सवाल होगा, जब सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे रखे, अननोन टाइप के रिएक्शंस दे रखे, केवल एक पार्ट, एक अननोन पार्ट, सॉरी एक एलिमेंट वाला पार्ट उस प्रोडक्ट वाले पार्ट में 100% कन्वर्ट हो रहा है, तब हम लोग पीओसी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एटॉमिक कंजर्वेशन यही बोलता है कि जब 100% रिएक्टेंट का एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग पीओसी अप्लाई करके उसमें प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट दे रखा, तब उस केस में अगर एक पार्टिकुलर एलिमेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पीओसी वाले पार्ट को आराम से काम अप्लाई करके काम कर सकते हैं। अब तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 99 तक जो तुम्हारा एक्सरसाइज 2 है उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो हमको लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क दे ही रखे हैं उसमें, बट फिर भी जो क्वेश्चन बच गए एक्सरसाइज 2 में वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 वाला पार्ट सारा का सारा सॉल्व करना है, जिसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन पर डे एक एक ट्राई करेंगे, हम होमवर्क दे दिया करेंगे, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला का जो पार्ट होगा, केवल उस इंपेरिकल फार्मूले का पार्ट का एक छोटा सा वीडियो होगा, 20 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा, वो वीडियो हम बना करके आज अपलोड कर देंगे। वो वीडियो तुम लोग को कल लिंक तुम लोग के ग्रुप में डाल देंगे, वो तुम लोग को खुद से देखना है, खुद से सीख लेना, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ मेथड है स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए जो हमको सिखाना होगा। अदरवाइज तो 5 मिनट का टॉपिक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ऑप्शन में सेलेक्ट कैसे करते हैं, बट वो तरीका जो स्कूल में लिखना है वो हम लोग को लिखने में 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। उसके 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका हम वीडियो बना के तुम लोग को भेज देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास के अब तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करना है, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन उसमें। एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट के सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और पहला काम एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक ही बार बैठना है, उसमें देख लेना कितना टाइम है। जैसे मान लो कि हमको नहीं मालूम कितने क्वेश्चंस है, बट अगर 50 क्वेश्चंस है तो 100 मिनट का टाइम लेके एक ही बार बैठना और उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। इसके लिए हम तुम लोग को 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, मतलब जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे के अराउंड, उस दिन हम लोग इस क्वेश्चन का या फिर एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद बाकी बचे हुए बुकलेट में हम पर डे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होमवर्क देते जाएंगे, ताकि तुम लोग का ये टॉपिक रेगुलरली प्रैक्टिस में चले। और इसके अलावा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए एक कॉपी खरीदना है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉपी अलग रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉपी अलग रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को पहले डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट के बाद हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों का कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा होगा, जैसे जब तक ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे तब तक तुम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। तब उसके बाद फिर हम लोग आराम से जीओसी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे नॉर्मली होता क्या है कि आइसोमरिज्म का एक टॉपिक क्लास 12 में दे रखा है, जब हम लोग पढ़ाते हैं लास्ट में तो उसमें हमेशा वो टॉपिक छूटता ही छूटता है, बट मेरे हिसाब से वो टॉपिक छूटना बहुत खराब चीज़ होता है। मतलब वो टॉपिक हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म पूरा का पूरा एक साथ पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। इसका कुछ पार्ट 11th में दे रखा है, कुछ पार्ट 12th में दे रखा है, तो इस साल हम लोग अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम पूरा स्टीरियो आइसोमरिज्म क्लास 11th में ही पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है,
आराम से क्लास में सारा डिस्कशन चलेगा, केवल कार्बन काउंट करना होगा, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, थियोरेटिकल टॉपिक होगा, बहुत मजा आना शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉपी बना लेना, और थोड़ा मोटा कॉपी बनाना, जैसे 200-250 पेज वाला कोई कॉपी आता है अगर, थोड़ा मोटा टाइप का, मतलब 50-60 रुपए 70 रुपए का, या उससे ज्यादा ही मोटा कॉपी, तो हो सके तो थोड़ा मोटा ही कॉपी बनाना, पतला कॉपी बनाने की कोशिश मत करना। जैसे एनसीईआरटी का जो मोटाई है ना, उससे मोटा कॉपी अगर मिले तो उतना वो कॉपी आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नया कॉपी बना लेंगे, और होमवर्क में एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन हम लोग थर्सडे या फ्राइडे का राउंड करेंगे। बट जब भी सवाल सॉल्व करने बैठना, पूरा टॉपिक एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, और जितने क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम लेके बैठना, और टाइम के हिसाब से उसको प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का पर डे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पर डे कुछ कुछ होमवर्क देते चले जाएंगे, और उन सबको सॉल्व करते चले जाना होगा तुम लोगों को। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है आज के क्लास में तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट किसी को? चलो अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।